Welcome, my dear students. Today we are going to continue our chapter with the part 6 of the chapter 12, electricity. Okay, in the last video, what we had said that what we had learned is the factors on which our resistance depends. This was the last topic that we had discussed. और हमने ये भी पता किया, we had discussed also that R depends on the nature of material. Okay, मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा. कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल चेंज, रेजिस्टेंस चेंज. ओके, आफ्टर दैट हमारे जो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली लेंथ ऑफ कंडक्टर भी काफी मायने रखता है. लेंथ चेंज, रेजिस्टेंस चेंज. ओके, आफ्टर दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा था. जैसे ही वो एरिया चेंज हो जाता है उसी तरीके से रेजिस्टेंस चेंज. फोर्थ था हमारा टेम्परेचर चेंज, रेजिस्टेंस चेंज. बट हम टेम्परेचर को हमेशा क्या रखेंगे? कांस्टेंट ही रखते हैं. ओके, इसके वजह से हमें दो इक्वेशंस मिले थे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा. तो इन दोनों इक्वेशन से हमें एक इक्वेशन मिला था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A. और जब हमने इस साइन को हटाया था तो हमें मिला था रो L बाई A. और इसे हम लोग रो पढ़ते हैं और एक्चुअली ये रो जो है ये एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टिविटी का नाम दिए थे लास्ट क्लास में. ओके, और इसका जो यूनिट है वो हमने ओम मीटर आपको बताया था. तो दीज वाज द थिंग्स दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट पे हमने ओम्स लॉ और ये दोनों टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे माय डियर स्टूडेंट्स. बट अब इस क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज रेजिस्टर. व्हाट इज रेजिस्टर? लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज रेजिस्टर? First of all, we have to just remember that what is resistor. अभी तक हमने सिर्फ रेजिस्टेंस बोला. रेजिस्टर क्या होता है? What is it? बेटा, it is a physical object. It is a physical object which is generally made up of conducting material specially conducting material or alloy. तो बेटा रेजिस्टर इसको बोलते हैं. रेजिस्टर एक्चुअली व्हाट इज इट? इट्स अ फिजिकल ऑब्जेक्ट. वो एक चीज है जिसको आप छू सकते हो. रेजिस्टर वो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, लेकिन वो बनता किससे है? जनरली उसको कंडक्टिंग मटेरियल से बनाया जाता है. मतलब ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिससे कम से कम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कर सके. और स्पेशली कभी कभी अलॉय से भी बनाया जाता है. 2-3 मेटल्स के प्रॉपर्टीज को मिक्स करने के लिए 2-3 मेटल्स को मिक्स किया जाता है और अलॉय से रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं. ओके, सो ये रेजिस्टर बनाए जाते हैं. रेजिस्टर अगर ये है तो फिर रेजिस्टेंस क्या? व्हाट इज रेजिस्टेंस? क्योंकि ये दोनों टर्म्स में काफी कंफ्यूजन होता है. तो बेटा रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस is nothing but property. Resistance is a property of resistor. Resistance is a property of resistor. बेटा रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, in which it
obstructs the electric current in a circuit। एक सर्किट के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट का रास्ता रोकने वाला, उसके रास्ते में बाधा बनने वाला जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टर की होती है, और उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो रेजिस्टर इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, माय डियर स्टूडेंट। ओके, सो इस पे ध्यान लगाना काफी आवश्यक है। दो शब्द जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, बट जिस चीज को हम सर्किट के अंदर जोड़ते हैं, वॉट एवर वी आर ज्वाइनिंग इन द सर्किट, दैट इज नोन एज रेजिस्टर, बट वॉट इट ऑफरिंग इन द सर्किट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सर्किट को वो जो दे रहा है वो रेजिस्टेंस है, बट सर्किट में जो लगा हुआ है वो रेजिस्टर है। मींस द फिजिकल ऑब्जेक्ट इज रेजिस्टर एंड द रेजिस्टर इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस व्हिच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इट, उसका प्रॉपर्टी है वो। ओके, सो ये तो अभी बात हुई रेजिस्टेंस की। तो हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस को एक सीरीज में किस तरह से रखा जाता है। ये एमीटर हमने लगा दिया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया हमने, एक स्विच भी डाल देते हैं। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रख देते हैं R। ओके, और इस रेजिस्टेंस के आसपास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ये वोल्टमीटर से पता भी चला जाएगा, और इस तरीके से हमने एक सर्किट तैयार कर ली। आपको पता है यहाँ से हमें करंट पता चलेगा, करंट सपोज I दौड़ रहा है। ओके, अगर हमें इस करंट को बढ़ाना है, ओके, सो हम क्या करते हैं, हमें वोल्टेज बढ़ाना है सर्किट का, ये वोल्टेज, तो हम क्या करते हैं बेटा, वोल्टेज बढ़ाना हो तो हम एक्चुअली में इस तरह के 2-3 बैटरी साथ कर देते हैं। तो ये बिल्कुल एक सेल, ये प्लस माइनस, अब ये जो चीज है ना, इसको हम यहाँ जोड़ देंगे इसकी जगह पे। हम जब इसको इसकी जगह पे जोड़ देंगे तो ऑलरेडी सर्किट का क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। कैसे बेटा, क्योंकि ये सपोज 5 वोल्ट का होगा, सपोज ये भी 5 वोल्ट का होगा, ये भी 5 वोल्ट का होगा, और ये सिंपली 5 वोल्ट का है। 5 वोल्ट के सेल्स को हम जोड़ के एक बैटरी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 5 + 5 + 5, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट का वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको अपने सर्किट में वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो आपने सेल्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया। कैसे किया, देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंड टू एंड, देखिए यहां पर आपने एंड टू एंड जो है आपने ज्वाइन किया है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक्चुअली क्या बोलते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक के बाद एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी कंपोनेंट को जोड़ना, दैट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के वजह से आपको बैटरी मिली, और बैटरी की वजह से 5 वोल्ट की जगह पे आपको 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अब आपके सर्किट के अंदर मिलेगा। ओके, तो इसी तरीके से बेटा कभी कभी हमें ये जो हमारा रेजिस्टर है ना, यहाँ पर इस रेजिस्टर के वैल्यू को भी हमें कभी बढ़ाना या घटाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डिवाइस, कि हमारे सर्किट में क्या डिवाइस है, एसी फिट है, फैन फिट है, बल्ब फिट है, क्या फिट है, उसके पावर के अकॉर्डिंगली हमें रेजिस्टेंस डालना पड़ता है। बहुत बार हमें जितना रेजिस्टेंस डालना पड़ता है ना स्टूडेंट, उतना रेजिस्टेंस हमें सिंगल रेजिस्टेंस से नहीं मिलता, हमें 2-3 रेजिस्टेंस को अलग अलग तरीके से कंबाइन करना पड़ता है। इसलिए हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। आपको रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है, बिकॉज इस तरह के बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स फिट होते हैं। उन कंपोनेंट्स की वजह से हमें एक अलग रेजिस्टेंस चाहिए होता है जो शायद एक सिंगल रेजिस्टर सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। This is the first combination that we had discussed so far is series combination. One another is there that is known as parallel combination. तो आपको पता चल गया कि जिस तरीके से हमें वोल्टेज को यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो हमने जो हमारे वोल्टेज सोर्स है उनको हमने ऐसे सीरीज में कनेक्ट करके हमारे वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं हम। उसी तरीके से अगर हमारे सर्किट में हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है या कम करना है,
तो हम 2 3 4 रेजिस्टेंस को कॉम्बाइन करके सर्किट के अंदर फिट कर सकते हैं। सो आपको कॉम्बिनेशन के बारे में जानना काफी जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हमें जरूरत पड़ी गई है कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ना ही पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को कंबाइन करना ही पड़ेगा। और 2 तरह के कॉम्बिनेशंस आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वी नो एज सीरीज कॉम्बिनेशन, जो अभी हमने देखा, ओके। एंड सेकेंड वी नो एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन and parallel combination, 2 types of combination we have, okay. So first number series combination. बेटा series combination किसको बोलेंगे? अगर हम series combination की बात कर रहे हैं, series combination of resistors, अगर हमारा ये टॉपिक है कि रेजिस्टर्स को सर्किट के अंदर सीरीज में कंबाइन किया जाए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होती है? So if we combine 2 or more resistors, if we combine 2 or more resistors end to end in a circuit, that combination is known as series combination. इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जब हम रेजिस्टेंस को, जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये मैंने एक रेजिस्टेंस यहां पर लिया, ओके। फिर इसी के साथ एंड टू एंड दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, फिर इसी के साथ एंड टू एंड तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस को कंबाइन किए। इसको नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2 और इसको नाम दे दिया R3। तो इस तरीके का रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ही सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कहलाता है, ओके। सो सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है कि सपोज ये एक कोई अलग रेजिस्टेंस है, कोई अलग मैग्नीट्यूड का, ये अलग मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस है, ये मैग्नीट्यूड का अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो हमें ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके सर्किट को कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं? These 3 resistance all together offering how many? What is the magnitude of the resistance offered by these 3 resistors combined in a series? अगर ये खोजना हो, that is known as equivalent resistance. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? Equivalent resistance बोलते हैं। तो हम पता करेंगे कि सीरीज कनेक्शन में ये तीनों के वजह से कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। सो वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का समय आ गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक में जितना हमने बात किया है वो बिल्कुल ध्यान से देख लें, बिकॉज अभी मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है whenever 2 or more resistors are combined in series combination in a circuit. Okay, so our first topic here is series combination of resistors. अभी मैंने इनका डेफिनेशन आपको दिया है। एंड टू एंड रेजिस्टर्स को जब कंबाइन किया जाए, then we can say that series combination of resistors, okay. First of all, we have to make a circuit diagram for it, okay. So let's start, okay. एक एमीटर है, आफ्टर दैट
R1 is here, R2 is here, R3 is here। और हर रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज ड्रॉप होता ही है। ओके, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा माय डियर स्टूडेंट, वो अलग होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा वो दूसरा होगा, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा वो भी चेंज होगा। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, दैट इज ट्रू, बिकॉज करंट यहां से क्रॉस होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना सर्किट जो है वो बिल्कुल पूरा कर लेता हूं। इस तरीके का सर्किट है बेटा। यहां से करंट निकलता है I, और ये करंट पूरे हर जगह आपको I ही मिलेगा। हर एक रेजिस्टेंस से ये करंट I होते हुए गुजरेगा, और फिर ये करंट I वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। ओके, सो यू ऑल नो दैट कि पूरे के पूरे आपके यहां सर्किट में करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। ऑल द सर्किट एट एनी पॉइंट इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर द करंट विल रिमेन सेम, बिकॉज ये करंट यहां से निकलेगा कहीं से भी, वो करंट को दूसरा कोई रास्ता नहीं है जाने का। उस करंट को यहीं पर इस R1 इस R2 इस R3 से पास होके ही जाना पड़ेगा। उस करंट के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। नो अदर वे द करंट हैज टू बी कंडक्टेड, बिकॉज ओनली सिंगल वे इज देयर, द करंट हैव टू पास थ्रू दीज थ्री रेजिस्टर्स। ओके, it have not any other way to pass through। तो उसके पास एक ही रास्ता है, इसलिए जो करंट I है बेटा वो तीनों रेजिस्टेंस के समय में सेम रहेंगे, लेकिन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो बेटा अलग अलग होगा। मींस इस जगह का वोल्टेज कुछ अलग होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज कुछ अलग होगा, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज कुछ अलग होगा। तो हम इस वोल्टेज को V1 नाम देंगे, इस वोल्टेज को V2 नाम दे देते हैं, और इस वोल्टेज को V3 नाम दे देते हैं। ओके, सो बहुत कुछ क्लियर होते चला जा रहा है सिर्फ सर्किट डायग्राम से कि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है रेजिस्टर्स का, सो वी ऑल नो दैट द करंट विल रिमेन सेम, बिकॉज द करंट हैव नॉट एनी ऑप्शन ऑफ द पाथ दैट इट कैन चूज। Current can't choose any other path because it has only single path. It have to pass through these three resistors. Okay, that's why current will remain constant all over the circuit. But if we talk about the voltage drop across these three resistors, so we can find that on these three resistors the voltage drop is different. Okay, यहाँ एक अलग voltage drop है, यहाँ एक अलग voltage drop है, यहाँ एक अलग voltage drop है। So this is the scenario so far. ये अभी तक का सिनेरियो है हमारा। Now अब हमें यहां पर शुरू करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ करंट है, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो किसी भी सर्किट के अंदर जब करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का खेल चलता है, हमारे दिमाग में एक पॉइंट आता है ओहम्स लॉ। हमने ओहम्स लॉ आज के दिन के लिए पढ़ के रखा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, according to Ohm's law। Ohm's law के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम, V1, V2 और V3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ऑलरेडी हम पता Ohm's law के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। ओके, सो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1, बिकॉज I इज कांस्टेंट माय डियर स्टूडेंट। I को हम I ही लिखेंगे बिकॉज किसी भी पॉइंट पे I चेंज नहीं हो रहा है, I is constant, only voltage and resistance is changing। On resistance R1 the voltage drop is V1, on resistance R2 the voltage drop is V2, and all resistance R3 the voltage drop is V3। Okay, so the voltage drop is there, तो हम V1 को हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ओके, और V2 यहां पर लिख देते हैं, V2 is equal to IR2, it will be equation 2। Okay, and V3 we can write here, V3 is equal to IR3। This is third equation। तो हमने यहां पर तीन इक्वेशंस ले लिए हैं। V1 is equal to IR1,
V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये तीनों रेजिस्टेंस तीनों वोल्टेज ड्रॉप आ गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V1 का वैल्यू भी आ गया, V2 का वैल्यू भी आ गया, V3 का वैल्यू भी आ गया है, तो हमारा जो टोटल वोल्टेज है, ये जो टोटल वोल्टेज है ये वाला जहां से सारे करंट जा रहे हैं, ये वोल्टेज तीनों जो है बेटा इस वोल्टेज के कारण ही है। सो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या आ जाता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों वोल्टेजेस को हमें ऐड करेंगे तो हमें टोटल वोल्टेज मिलता है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू VI1 का वैल्यू यहां से ले लीजिए, V1 का मतलब IR1, ओके, V2 का वैल्यू हम यहां से ले लेंगे IR2, ओके, और V3 का वैल्यू हम यहां से ले लेंगे IR3, ओके, और V का वैल्यू हम यहां से ले लेंगे IR। देखिए, तो V का वैल्यू की जगह हम लिखेंगे IR, और यहां तीनों में चूंकि R इज सेम अक्रॉस द सर्किट, okay, so I will be constant, I is same, so I will be we can just take out I, हम कॉमन ले लेंगे I को, and R1 plus R2 plus R3 will be there, okay, so IR is equal to I R1 plus R2 plus R3। अब देखिए यहां भी I है, यहां भी I है, we can cut these I's बिकॉज इस आई को इधर ले आएंगे तो भी ये डिनोमिनेटर में आके दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या, ये R इक्विवेलेंट में जो टोटल R था वो बचा इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए हमें स्पेशल जो चीज चाहिए था वो हमें मिल गया, हमें मेन आइटम जो मिला है वो क्या है बेटा कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या मिला हमें सीरीज के तौर पे R1 प्लस R2 प्लस R3। मींस क्या कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहां पर लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन is the simple addition of the resistors। रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर्स जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनका जो वैल्यू है उनका सिंपल एडिशन अगर हम कर दे R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, सो वो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से देखो तो ये हमारा जो है वो मेन जो इक्वेशन हम खोज रहे थे ये है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ऐसे हुआ। ओके, सो हमारे साथ क्या हुआ कि हमने जब यहां पर वोल्टेज लिया एक से, उस वोल्टेज का अकॉर्डिंग एक करंट निकला, उस करंट के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसलिए वो R1 R2 R3 से होके ही पास होगा। पूरे सर्किट में करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया I, बट ये तीनों रेजिस्टेंस एंड टू एंड जॉइन है, उसके वजह से हर एक दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अलग था। तो उस हिसाब से हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने V1 V2 V3 का वैल्यू निकाला। उसके बाद हमें ये पता है कि टोटल वोल्टेज जो होगा इन वोल्टेजेस का सम होगा, टोटल वोल्टेज विल बी द सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके अकॉर्डिंगली जब हमने इन इक्वेशंस में से वैल्यूज पुट करना शुरू किए और हमारा जो कांस्टेंट करंट है वो जब आपस में यहाँ पर बिल्कुल कट हो रहा है तो हमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ मिला, सिंपली एडिशन ऑफ द रेजिस्टेंस व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज इन दिस सर्किट। ओके, तो ये बात हम कर रहे थे। एक्चुअली अगर आप देखो तो सीरीज में जब हम किसी रेजिस्टेंस को डाल रहे हैं, ओके, सीरीज में जब कोई रेजिस्टेंस जो है उसको हम कंबाइन कर रहे हैं, ओके, देन हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अगर सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, टोटल 9 ओम। मतलब जो हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, सपोज ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस से भी ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होने वाला है, R इक्विवेलेंट का। मतलब इस सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। मींस आपको एक चीज दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, यू हैव टू बी क्लिक्ड बाय योर माइंड इन वन पॉइंट दैट इफ यू वांट योर सर्किट रेजिस्टेंस हाई, अगर आपको चाहिए कि आपके सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा हो, हाई हो, देन यू हैव टू प्रेफर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपको अपने सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए
लार्ज अमाउंट में चाहिए तो आप रेजिस्टेंस को इस तरीके से सीरीज में ज्वाइंट कर सकते हो। ओके, इट विल बेनिफिट यू। सो ये था बातचीत सीरीज कनेक्शन की, सीरीज कॉम्बिनेशन की। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, सो बी रेडी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जैसे देखा कि किस तरीके से आखिरकार जब एंड टू एंड रेजिस्टेंस जुड़ रहे थे, ओके, जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, on that type of combination the total resistance that we are going to say that equivalent resistance was equal to the sum of the resistances which are combined in that circuit. Okay, simply सिर्फ रेजिस्टेंसेस का सम कर दें तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट का मिल रहा था अकॉर्डिंग टू आवर डेरिवेशन जो हमने डेराइव किया नाउ। और हमने ये भी देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है रेजिस्टेंसेस का तो सर्किट के अंदर का जो करंट है दैट इज कांस्टेंट, बट सर्किट के अंदर अलग अलग पॉइंट पे जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज नॉट कांस्टेंट। On across every resistance there is a different voltage drop। okay, और अब हम बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली? इफ two or more resistors if two or more resistors are combined between same endpoints, this type of combination is known as parallel combination, इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैड रिटन इन द बोर्ड, व्हेनेवर टू और मोर रेजिस्टेंस, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस किसी सेम एंड पॉइंट के बीच में ही कंबाइन हो, हाउ इज इट पॉसिबल? सो आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू दैट, जैसे कि ये दो पॉइंट्स हैं, ओके, इनके बीच में ही दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम देखिए, जैसे कि ये पहला रेजिस्टेंस है जिसको हम यहां सजा रहे हैं, ये दूसरा रेजिस्टेंस है जिसको हमने यहां सजाया है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है जिसको हम यहां कर रहे हैं। तो बेटा ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ये तीन रेजिस्टेंसेस, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरीके से पैरेलल कंबाइन होते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन सेम एंड पॉइंट्स से। ओके, अब अगर हम यहां पर एक एमीटर लगा दें, ओके, और यहां पर नीचे एक बैटरी फिट कर दें, ओके, वोल्टेज V का, ठीक है, यहां से ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा यहां से सपोज करंट I जा रहा है, ओके, मैं आपको बता रहा हूं इस तरह के सर्किट्स में जब करंट I इस पॉइंट पे पहुंचता है, बेटा जिस पॉइंट से दो या तीन वायर्स अलग जा रहे हो, दैट पॉइंट इज नोन एज जंक्शन पॉइंट। तो दैट दिस पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। इस जंक्शन पे जैसे इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक करंट विल डिवाइड अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो जाएंगे तीन भाग में, ये I1, ये I2 और ये I3। अब आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये तीनों जो करंट डिवाइड हुए हैं यहां पर, ये तीनों के तीनों करंट सेम अमाउंट के हैं। नहीं बेटा, कभी भी अगर आपके मन में ये कॉन्सेप्ट बैठ भी रहा है कि अगर यहां से करंट 9 एम्पियर का आ रहा होगा, इफ द करंट इज कमिंग 9 एम्पियर, देन इट विल separated by this junction 3 ampere in these three resistances. No, it is not convenient for
all the time that the current will separate here from this point in a equal proportion. It is not possible. It is only possible when these three resistances have the same value. अगर ये तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा तो ही ये जो करंट यहां से बटने वाला है 3 पॉइंट पे वो सेम अमाउंट पे बटेगा। और अगर यहां से जो रेजिस्टेंसेस है ये तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग अमाउंट के होंगे तो करंट भी उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सो आपने यहां देखा कि यहां करंट देखिए अलग अलग हो रहा है हर एक रेजिस्टेंस। अगर आप यहां पर एक एमीटर लगाते हो, यहां पर एक एमीटर लगाते हो, यहां पर एक एमीटर लगाते हो और यहां पर एक एमीटर लगाते हो आप, ओके, सो बेटा आपको यहां पर ये एमीटर I1 करंट शो करेगा, ये एमीटर आपको I2 करंट शो करेगा, ये एमीटर आपको I3 करंट शो करेगा। ओके, क्योंकि करंट जो बेटा हमारा I है वो बढ़ जा रहा है ये तीनों पॉइंट पे, तीनों रेजिस्टेंस पे करंट इस बार अलग अलग है। हमारे जब हम सीरीज कनेक्शन का बात कर रहे थे, whenever we were talking about the सीरीज कनेक्शन, तो हम बात कर रहे थे बेटा सीरीज कनेक्शन में कि पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा। इन ऑल ओवर द सर्किट द करंट विल कांस्टेंट। बट जब हम पैरेलल कनेक्शन का बात करते हैं तो ड्यू टू दिस जंक्शन पॉइंट यहां से करंट तीन रास्तों में बढ़ जाता है एंड द करंट अराउंड ऑल थ्री रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। बट इफ वी टॉक about potential difference will remain same here because दो सेम एंड पॉइंट के बीच में ये तीनों रेजिस्टेंस है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा इस केस में। मींस बिल्कुल अपोजिट टू द सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वोल्टेज इज कांस्टेंट बट द करंट इज नॉट कांस्टेंट इन दिस केस। ओके, सो अब हम इसके लिए भी डेराइव करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो बी रेडी। ओके, चलिए डेराइव करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रेडी for the derivation of the equivalent resistance when the resistors are combined in parallel connection between same end points here and the current is just distributed। यहां से करंट जो है बेटा वो तीन भागों में बढ़ जाता है इस पॉइंट से I1, I2 and I3 because resistances are in the parallel connection। तो अब चूंकि हमें पता है कि in the parallel connection the current is different across these three resistors, so we have to find the value of current with the help of Ohm's law। So what we will write here is according to Ohm's law, what is the value of current according to Ohm's law? I is equal to V by R। According to Ohm's law the value of current, total current is total voltage, total potential drop by total resistance. It is the equation 1 what we had written using Ohm's law। Then we will write the value of I1 which will be V by R1 because voltage is same across the resistance, all the three resistance, but only current and resistance is changing, R1, R2, R3। Through R1 I1 current is passing, through R2 I2 current is passing, through I3 R3 I3 current is passing। So just we have to write the second equation here। Okay, then I2 is equal to V by R2, it is the third equation, and I3 is equal to V by R3, it is the fourth equation। These four equations will help us to derive the total resistance, means equivalent resistance in the parallel combination of resistors। Okay, so ये हमें हमारी मदद करेंगे। हमें पता टोटल करंट का वैल्यू क्या होगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों करंट को हम ऐड करेंगे बिकॉज ये तीनों करंट जब यहाँ पर वापस आएंगी I1, I2 और I3, तो ये तीनों करंट आपस में जब वापस आएंगे तो यहाँ पर ये टोटल करंट I ही बनाएंगे। Okay, so we can write total current is equal to I1 plus I2 plus I3। और हमें इक्वेशन 1, 2, 3, 4 के हिसाब से जब लिखेंगे
तो I को हम लिखेंगे V by R is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। ओके, ये हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। इक्वेशन 1, 2, 3, 4 से लिखा है। नाउ V by R इज इक्वल टू, अगर हम यहां पर V को कॉमन ले ले, देन 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। हियर हमने V जो है वो V कॉमन है, सही सेम है, कांस्टेंट, तो V को हमने कॉमन ले लिया। V कैन बी कट डाउन फ्रॉम हियर, सो व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस हियर? द आंसर विल बी 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। This is the total resistance, equivalent resistance of circuit when the resistors are parallel combined. Okay, so 1 by R1, 1 by R2, 1. Okay, so this will be in the parallel series, parallel connection. 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. The reciprocals, the sum of the reciprocal of the resistors. Okay. So now we had derived this main thing, what we had done here. So my dear students, now we had just derived this, but the equivalent resistance of parallel connection of resistance is, the equivalent resistance is less than these resistances. जैसे कि हमने जो तीन रेजिस्टेंस, सपोज R1 जो है वो सबसे बड़ा है, R2 उससे छोटा है और R3 सबसे छोटा है, तो ये जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस है R1, और हमें जो R इक्विवेलेंट मिला है यहाँ पर, इन तीनों को जब हमने पैरेलल कनेक्ट किया और जो हमें ये R इक्विवेलेंट, यहाँ से जो R इक्विवेलेंट मिल रहा है, वो बेटा R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 से छोटा होगा। बोलिए, मतलब इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस है, आपका टोटल रेजिस्टेंस छोटा होने वाला है। मतलब पैरेलल कनेक्शन पे जब आप रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते हैं तो यू आर गेटिंग द नेट रेजिस्टेंस लेस देन द ग्रेटर रेजिस्टेंस यू हैड यूज्ड। जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस आपने यूज किया होगा उससे छोटी वैल्यू आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की आएगी जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पे रेजिस्टेंस को ज्वाइन करेंगे। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति को किसी सर्किट के लिए छोटा रेजिस्टेंस चाहिए, कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो अपने रेजिस्टेंस को वो इस तरह से पैरेलली कंबाइन कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें थी। आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको कि पैरेलल कनेक्शन में जो करंट है वो हर एक रेजिस्टेंस के सामने में बिल्कुल अलग होता है। ये करंट यहाँ से बढ़ जाता है, यहाँ पर वापस ये I बन जाता है। और पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो वोल्टेज होता है वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस बिल्कुल सेम होता है। The voltage doesn't change across any of the resistor that is combined in this combination. Okay, so हम ओहम्स लॉ का मदद लेते हैं। यहाँ पर ओहम्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, ओहम्स लॉ इज सेटिस्फाइंग, सो वी आर टेकिंग द फॉर्मूला ऑफ ओहम्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, हमें बहुत कुछ मिला। यहाँ हमने यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख दिया, बिकॉज I1 I2 और I3 ऐड होके I ही होंगे, और फिर उनका वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम रखते चले गए। उसके बाद ये V जो है हमने उनको हटा दिया और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कनेक्शन मिला। और इससे ये पता भी चला कि एक्चुअली टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो इनमें से जो हायर रेजिस्टेंस है उसके वैल्यू से भी छोटा वैल्यू होगा, मींस टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अगर आप पैरेलली कंबाइन करते हैं तो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ द टाइम इज टू discuss about the advantages and disadvantages of these type of combination in the household circuit. Okay, so my dear students, अभी हमने पढ़ा कि सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इन सीरीज कनेक्शन लाइक दिस R1 R2 R3, इस तरह के सीरीज कनेक्शन में ओके करंट जो होता है बेटा वो सेम होता है,
बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इन सभी में अलग अलग होता है। ओके, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है बेटा आर इक्यू, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर, वो सिंपली एडिशन होता है तीनों रेजिस्टेंस के। ये हमने अभी अभी डेराइव किया था। अब अगर हम पैरेलल के बारे में बात करें, जिसका अभी अभी हमने बातचीत किया हुआ है, ओके, पैरेलल कनेक्शन में एक तो सेम पॉइंट होता है बेटा, जिसके वजह से जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो इस तरीके से रेजिस्टेंसेस होते हैं R1, R2 एंड R3 पैरेलल में। और पैरेलल में आपको पता है कि करंट जो है बेटा वो डिवाइड हो जाता है I1, I2 और I3 में। ओके, I करंट I1, I2, I3 में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ वोल्टेज V जो है बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। ओके, और यहाँ का जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बात करते हैं तो वो मुझे रेसिप्रोकल्स को ऐड करना पड़ता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से। सो अब हम बात करेंगे कि हमारे सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज हमारे जो भी हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं, हमारे घर में जो सर्किट्स होते हैं, ओके, वो ज्यादातर पैरेलल कनेक्शंस में ही होते हैं। तो ऐसा क्या कमी है सीरीज कनेक्शन में जिसकी वजह से घर के अंदर हम सीरीज कनेक्शन नहीं रखते? सो हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेज का बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन, द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट बेटा ये है कि ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, ऑल द इलेक्ट्रिकल appliances will not get required voltage, will not get required voltage। बेटा जितना वोल्टेज इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को चाहिए वो सीरीज कनेक्शन में नहीं मिलता है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को अगर एक कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत है तो वो नहीं मिल पाएगा। हर एक पॉइंट पे वोल्टेज जो है यहाँ पर एक इस कनेक्शन में चेंज हो रहा होता है। सेकेंड पॉइंट बात करेंगे तो सेम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, flows through the circuit। एक ही करंट जो है बेटा पूरा सर्किट में दौड़ता है। मतलब कि अगर आप सपोज कर लो कि आपको इसमें आपका बल्ब रखना होता है घर पे, आपको फैन रखना होता है, आपको घर पे टीवी रखना होता है, तो ये सभी को सेम करंट चलेगा क्या? मतलब जितना करंट आपको टीवी को देना है उतना ही करंट आप बल्ब को दोगे तो बल्ब फ्यूज नहीं हो जाएगा। जितना करंट आपको फैन को देना है उतना करंट आप टीवी को देंगे तो टीवी थोड़ी चलने वाला आपका, इट विल नॉट वर्क। जितना करंट आप टीवी को दे रहे हो उतना करंट फैन को दोगे तो फैन की जो कॉइलिंग है अंदर की वो जल जाएगी, इट विल बर्न। ओके, सो यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 100%। इसीलिए ये दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि एक तो पूरी सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रहा होता है, दूसरी सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन की सर्किट के अंदर में आपके वोल्टेज ड्रॉप्स जो है वो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को वो नहीं मिल पाता। ठीक है, इतने सारे। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ वन एप्लायंस और डिवाइस नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर एक डिवाइस सही से काम नहीं कर रहा है, देन ऑल द डिवाइसेस विल बी affected or will be stop working। ऐसा होता है माय डियर स्टूडेंट। सपोज आपका ये आपने इस तरीके से सीरीज कनेक्शन में आपने अपने घर के बल्ब, फैन और टीवी को लगा दिया। ओके, गलती से आपका फैन कुछ कारणवश खराब हो गया। ओके, तो आपका फैन खराब होने की वजह से आपका बल्ब और टीवी खराब नहीं हुआ है, लेकिन सीरीज कनेक्शन में जॉइंट है, इसकी वजह से आपका बल्ब भी बंद हो जाएगा अपने आप और आपकी टीवी भी काम नहीं करेगी।
बिकॉज क्या है ना कि जब भी एक कोई डिवाइस सीरीज कनेक्शन के अंदर खराब हो जाता है तो उस सर्किट में करंट फ्लो होना ही बंद हो जाता है, बिकॉज सर्किट ओपन हो जाता है और सर्किट ओपन होने की वजह से आपको पता है कि करंट फ्लो नहीं होगा। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर अगर कोई एक डिवाइस भी खराब हो जाता है तो पूरी सीरीज में करंट फ्लोइंग बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरे डिवाइसेस भी काम नहीं करते। ये तीन बड़े डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम हाउस होल्ड एप्लियंसेस में, हाउस होल्ड घर की वायरिंग में कभी भी सीरीज कनेक्शन करते नहीं हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे कि ये तो था डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, जिसकी वजह से हम उनको हाउस होल्ड सर्किट्स में यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। So my dear students, what is the advantages of parallel connection that we are using it in household circuits? Okay, so first and very important advantage is the electrical appliances. The electrical appliances get same voltage across the circuit. Same voltage across the circuit and required current. हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सेम वोल्टेज के अंदर काम करती हैं और इसी कारण की वजह से इनको जितना करंट चाहिए होता है उनका रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको करंट मिलता है। Okay, now the second point, if one device is not working, then the other devices will not be affected by this, will not be affected। दूसरे डिवाइसेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर के कोई भी डिवाइस, सपोज ये कोई एक डिवाइस है, ये दूसरी डिवाइस है, ये तीसरी डिवाइस है, ये तीनों को मैंने पैरेलल में जोड़ के रखा है। इसमें से सपोज R जो है वो काम करना बंद कर दे बेटा, तो R1 और R3 अपना काम करना बंद नहीं करेंगे, वो करेंगे। पैरेलल में यही होता है। पैरेलल में अगर किसी सपोज कि आपने अपना एक बल्ब यहाँ पर रखा है, आपने एक फैन यहाँ पर रखा हुआ है और आपने अपना एक टीवी यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहली बात तो जो यहाँ पर टोटल करंट आएगा बेटा, एक तो वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज में कोई तकलीफ नहीं, सेम वोल्टेज के अंदर सारे काम करेंगे। करंट भी बटेगा अकॉर्डिंगली, बल्ब को जितना करंट चाहिए उतना ही करंट बल्ब के पास जाएगा, फैन को जितना चाहिए उतना ही करंट फैन के पास जाएगा, टीवी को जितना चाहिए उतना ही करंट टीवी के पास जाएगा। करंट उनके अकॉर्डिंगली उनको मिलेंगे, वोल्टेज अक्रॉस सेम होगा। और बेटा अगर गलती से फैन खराब हो गया और वर्क करना बंद हो गया तो इसका चक्कर में बल्ब और टीवी बंद नहीं होंगे। सपोज बल्ब भी खराब हो गया लेकिन उसके बाद भी टीवी जो है बेटा वो चलता ही रहेगा, इस तरह का सर्किट बना के। तो इसमें कभी सर्किट ओपन नहीं होता, इसमें कभी सर्किट के अंदर में ऐसे करंट फ्लो होना बंद नहीं होता, बिकॉज तीन रास्ते होते हैं। ये अगर हम 3 रखे हैं तो बेटा 3 रास्ता होता है। करंट कहीं से भी अपना रास्ता बना के अपने बैटरी के, अपने सोर्स के सेकंड टर्मिनल तक पहुंच जाता है। ओके, सो इसी के वजह से ये 2 मेन कारण है कि अगर डिवाइस कोई बीच में खराब भी हो जाए तो इसके वजह से दूसरे डिवाइसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस सेम वोल्टेज के अंदर काम करते हैं और पैरेलल कनेक्शन में हर एक डिवाइसेस को अलग अलग करंट उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार मिलता है। So after these advantages and after some disadvantages of series connection, we use parallel connection in our household connections. Okay, so आज के लिए इतना ही। वैसे इनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसके ऊपर हमें काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है एनसीईआरटी के, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।